आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब से पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की और उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में आईबी के गृह सचिव और गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी से बातचीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के लिए रवाना हो गए। कश्मीर के डीजीपी वर्चुअली इस बैठक में जुड़े। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि मेहमानों पर हमला बेहद घृणित काम है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को खाली करा लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आशंका है कि आतंकी इलाके में ही छिपे हो सकते हैं। इसके साथ साथ पहलगांव में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। अमित शाह ने कहा कि मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ है। निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने बड़ी गलती कर दी। अमित शाह ने कहा कि इस जघन्य आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और हम अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो पूरी मानवता पर कलंक है आतंकवाद, और उस आतंकवाद का शिकार बने वो निहत्थे लोग जो वहां पर घूमने गए थे अपनी जेब से पैसा लगाकर। उनको क्या पता था कि उनकी मौत वहां पर लिखी हुई है। वो आतंकी वहां पर, वो शैतान वहां पर बसे हुए हैं, वो रुके हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं खून बहाने का, लहू बहाने का। इस पे जानकारी तो बहुत सारी आपके साथ साझा की, और एक तरीके से दुख भी होता है जिस तरीके से कितनों ने अपनों को खोया। ये सभी भारतीय नागरिक जिस तरीके से भारत के अंदर ही, अपने ही देश में यात्रा कर रहे थे, एक अच्छा वक्त बिताने का जिन्होंने सोचा था, उनके साथ जो विश्वासघात हुआ है, जो धोखा हुआ है, जो हत्याएं उनकी साथ हुई है, जो कुछ हुआ है, उसको शब्दों में बयां कर पाना शायद मुमकिन नहीं है। चलिए अपने मेहमानों के पास चलते हैं और सभी से उनकी राय लेते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा मेजर जनरल संजय सोई साहब, डिफेंस एक्सपर्ट। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। और हमारे साथ ओपी तिवारी साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। आपका धन्यवाद। और अमित रैना जी हमारे साथ हैं, कश्मीरी कार्यकर्ता। एक बेहद दुखद घड़ी, और जब मैं ये दृश्य देखता हूँ जहाँ पर गृह मंत्री वहाँ पर मौजूद हैं, उमर अब्दुल्ला मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पर मौजूद हैं, आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो माहौल का तनाव जो है वो बेहद चुभता है। वो सन्नाटा, वो चुप्पी, वो दर्द, वो गुस्सा, उसको कैसे बयां किया जाए। इतने लोगों की हत्याएं कर दी गई। आज का दिन इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। ये अध्याय मैं नहीं चाहता ऐसा दोबारा कभी हो, और इनकी केवल निंदा ही हम करते करते रहेंगे, थक जाएंगे। लेकिन अब वक्त केवल निंदा करने का नहीं, उससे आगे बढ़ने का है। अमित रैना जी, ये कश्मीर कहाँ से कहाँ तक चला गया, और देखिए मजहब पूछ के गोली अगर मारी जाए तो फिर अब छुपाने को क्या बचा है। अमित रैना, देखिए पिछले 35 साल में 5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। हमने तकरीबन 20,000 सिविलियन कश्मीर में खोए और पूरे हिंदुस्तान में 50,000 सिविलियन खोए हैं। 1999 में कारगिल का युद्ध हारने के बाद 6 महीने के बाद ही पाकिस्तान छठी सिंहपुरा, अनंतनाग, साउथ कश्मीर में 36 सिखों का नरसंहार कर देता है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में आए हुए थे। और आज फिर जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं, फिर 30 हिंदुओं का नरसंहार कर दिया जाता है कश्मीर में। और कुछ ही हफ्तों पहले, कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने साफ साफ कह दिया था कि कश्मीर हमारी शाहराग है और हम कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन निरंतर करते रहेंगे। ये बड़ा ही क्लियर मैसेज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को भी दे दिया है और अमेरिका को भी दे दिया है कि कुछ भी हो जाए, कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन निरंतर होता रहेगा। समस्या हमारे तरफ से यह है कि पिछले 35 साल से हमने कश्मीर में जो हो रहा है उसे जिहाद माना ही नहीं है।
मैं जानना चाहता हूं कि कितनी हिंदू लाशों के बाद आप मानेंगे जो इस देश में हो रहा है, जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, उसको आप जिहाद का नाम देंगे? कितनी लाशें और चाहिए हमको कि आज एक कश्मीर में एक जगह में लोगों के पतलून उतारकर उनका धर्म देखा जाता है और उन्हें गोली मार दी जाती है और उसकी बीवी को कहा जाता है कि जाके बता दो सरकार को कि हिंदुओं को मारा जाएगा। कितनी लाशें चाहिए आपको? एक वहां वो एक इजराइल है जिसकी पूरी पॉपुलेशन 1 करोड़ की है, 56 इस्लामिक देशों के साथ सीना तान के खड़ा हुआ है, उनको नाकों चने चबा दिया है। हम 150 करोड़ की जन आबादी वाली तीसरी बड़ी इकोनॉमी और हम एक टुच्चे से पाकिस्तान और बांग्लादेश को संभाल नहीं पा रहे हैं। कितनी लाशें हमें और गंवानी है जिससे पहले कि हम कुछ कर सके? कब हमारे जज्बात जागेंगे कि हमें अपने लोगों की जान प्यारी है और उसका बदला हम लेंगे? समस्या यह है कि पिछले 5 साल में आपने कश्मीर में जिहाद को अनएम्प्लॉयमेंट का नाम दिया, आपने उसको बेरोजगारी का नाम दिया, आपने उसको लैक ऑफ डेवलपमेंट दिया और 5 साल से उसको निरंतर इतना फंड कर दिया है कि वो आज वापस सर उठाकर हिंदुओं को मार रहा है। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है, पिछले 2 साल में जितनी भी किलिंग हुई है कश्मीर जम्मू कश्मीर में, उसमें से 60% टारगेटेड किलिंग है और 60% में हिंदुओं को टारगेट किया गया है। एक ऐसे स्टेट में जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी है, उसमें अगर अधिकतर लोग हिंदू मारे जा रहे हैं तो ये टारगेटेड किलिंग है, ये जिहाद है। प्लीज इसको जिहाद मानिए और जिहाद को जिहाद की तरह ही टैकल करिए। ठीक है, ये मजहबी लड़ाई के तौर पर ही इसको देखा जाए, जिस तरीके से वहां से शुरुआत है। आका पाकिस्तान में चाहे बैठे और आका का आका, देखिए जिस तरीके से इन्होंने ये बात रखी है, हर कोई इस बात को कह रहा है कि जब आर्मी चीफ पाकिस्तान का कहता है कि हमारे फोर फादर्स जो थे वो हिंदुओं से अलग थे, फिर वो कहते हैं हम जमहूरियत हैं, हम डेमोक्रेसी हैं। ये एक तरीके से किस तरीके का भद्दा मजाक जो है वहाँ के लोगों के साथ, और वहाँ तो हिंदुओं की आबादी का क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। लेकिन मुद्दा वही है कि भाई अब जड़ों को ही काटना पड़ेगा क्या? जड़ों को ही, वहाँ पर जो जड़ है वो पाकिस्तान है। सोही साहब, आप से मैं राय लेना चाहूँगा क्योंकि आप अब जुड़े हैं हमारे साथ। क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, क्या किया जा रहा होगा? और पाकिस्तान में भी इस वक्त अगर कुछ माहौल होगा, वो तो शायद तो वो लोग तो जश्न मना रहे होंगे, देखो हमने क्या बड़ा काम कर लिया, निहत्थों को मार दिया। हालांकि चूड़ियां पहनकर बैठ जाना चाहिए आतंकवादियों को, लेकिन इन्होंने एक हासिल तो किया अपना मुकाम। शिवम जी, बिल्कुल दोनों तीनों बातें जो आपने की बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो आज पाकिस्तान में जश्न हो रहा होगा या फिर डर बैठा होगा कि अब हिंदू भारत क्या करेगा। अमित शाह पहुंच गए श्रीनगर, अब पाकिस्तान सोच रहा होगा कि क्या होगा आगे, क्योंकि ना कुछ तो होगा जरूर। ऐसा नहीं है कि जब सब काम धंधा छोड़ के वो अमित शाह सीधा चले गए और हाईएस्ट लेवल मीटिंग पहले दिल्ली में, उसके बाद श्रीनगर में। प्रधानमंत्री जी ने वहां से फोन किया अमित शाह जी को, तो ये दिखा रहे कुछ ना कुछ तो करना है। ऐसे बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। वो बात दूसरी, कब होगा कैसे होगा, नेचुरली ये बहुत बड़ी प्लानिंग है, सोच समझ के करेंगे, क्योंकि हम उनके हाथों में खेलना भी नहीं चाहते। हम अपनी मर्जी से करेंगे, जब समय होगा, जहां जगह होगी, जिस तरह से हमने करना है वो हमारी मर्जी हम करेंगे और करेंगे जरूर, होना भी चाहिए। क्योंकि अभी सरकार जो है प्रोएक्टिव सरकार है, अभी वो दबने वाला मामला नहीं है। बाहर जाके पहले भी मारा हुआ है, अभी फिर मार सकते हैं। और यहाँ पे जरूरी है कि ये जो मिलिटेंट है ये मुंगरे हैं, खाली कठपुतली है। असली जो है इनके जब तक आकाओं के लिए महंगा नहीं होगा, जो इनको भेज रहे हैं उनके लिए महंगा साबित नहीं होगा, तब तक ये ऐसे चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। इसीलिए बड़ा जरूरी है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि वो क्यों किया यहाँ पे, किस लिए किया, देखिए वाकई में बात जो अमित जी बता रहे थे सही बात है कि वहां पर जो, मैं यहाँ थोड़ी जिहादी बात से थोड़ा सा अलग होना चाहूंगा कि यस, मैं मानता हूँ कि वहां पे काफी सोच है, सोच में बदलाव लाना है। लेकिन अभी कश्मीर में जो तरक्की होती, मैं भी गया होता पीछे कश्मीर में, और बड़ी अमन शांति घूम रहे थे हम, बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि माहौल अच्छा ना, कोई ऐसी गड़बड़ नहीं थी। लेकिन यही कारण है कि जो ये अटैक किया गया, उसके पीछे कारण ये है कि जो अमन शांति, पत्थर फेंकने बंद हो गए, मिलिटेंट एक्टिविटी कम हो गई। यहाँ पाकिस्तान को चिंता हो गई, ये कैसे हो गया भाई, ये तो क्या, ये तो गेम ही उल्टा पड़ रहा है। पीओके में हल्ला गुल्ला हो रहा है और यहाँ पे शांति चल रही है। बिल्कुल तो सोई साहब, वो कहते हैं कि जब तक वहां पे लोग मरेंगे नहीं, जब वो भूखे नहीं मरेंगे, परेशान नहीं होंगे,
वहां पर और कोई साधन नहीं होगा तब तक ही आतंकवादी कैसे बनेंगे। आतंकवादी अगर वहां के लोगों को बनाना है जम्मू कश्मीर के, तो बाकी सारे रास्ते बंद करने हैं और उनको बताना है कि ये तुम्हारे दुश्मन है, ये भारतीय फौज, ये तमाम चीजें, ये प्रोपेगेंडा उन्होंने सालों साल प्रयास किया, ये फिर भी जाके फेल हुए। G20 भी हमने वहां पर ऑर्गेनाइज किया, मीटिंग्स वहां पर ऑर्गेनाइज की और ये संदेश वहां पर चला गया। लेकिन JD वेंस यहां पर मौजूद हैं, PM मोदी विदेश यात्रा में हैं और ये सारी चीजें देख रहे थे वो लोग, वो जानते थे, उन्होंने था कि भाई इस समय को इसलिए माकूल समझा। मैं बार बार कहता हूं आतंकवादी भी चाहता है उसको मीडिया अटेंशन मिले, आई बॉल्स वो ग्रैब करे और पूरी दुनिया उनको देखे। कुछ ही आतंकवादियों ने वहां पर जाकर, हालांकि कायराना हमला, और बार बार मैं कहता हूं चूड़ियां पहन के उनको आना चाहिए था, और चूड़ियां भी क्यों, वो तो हमारे यहाँ तो वीर, हमारी वो औरतें भी हैं जिन्होंने बलिदान दिए, लेकिन बेहद कायराना हमला। लेकिन संजीव जी, आपसे मैं एक राय पहले लूंगा, सो हिसाब से मैंने एक राय ली, लेकिन आपकी एक राय बहुत जरूरी है। जिस तरीके से PM मोदी विदेश में होते हैं, JD वेंस यहाँ पर होते हैं, और ठीक है मुनीर के बयान की बात भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं, अब वो बिल्कुल ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई आर्मी चीफ नहीं, कोई मौलाना हो और वो भड़काने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन टाइमिंग और ये मैसेजिंग, ये दो चीजें जानना जरूरी है। संजीव श्रीवास्तव जी। जी जी, देखिए ये जो साजिश रची गई बहुत ही सुनियोजित साजिश है, और एक ऐसे समय में कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में हैं, भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में हैं, इतने बड़े जो घटनाक्रम भारत में हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ऐसे में इन आतंकियों के द्वारा ये जो कायराना हरकत की गई है, जाहिर है कि एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत ये किया गया है बहुत ही, और ये जो साजिश जाहिर है कि पाकिस्तान की टेरिटरी से रची गई है। TRF जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकी संगठन है, जो कि लश्कर ए तोयबा का जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, कवर अप करने के लिए इसे बनाया गया है, उसने ये जिम्मेदारी ली है। तो जाहिर है कि ये जो सारी साजिश है वो पाकिस्तान की टेरिटरी से रची गई है, जिसमें कि लश्कर ए तोयबा हो और उसको सपोर्ट और संरक्षण देने वाले पाकिस्तान की आर्मी और ISI हो, सभी इसमें शामिल हैं। और इस तरीके की जो घटना इन्होंने की है, उसका जो तरीका अख्तियार किया है वो बेहद घृणित है, शैतानी है, मैं कहूंगा ये। और किसी लोगों के, निर्दोष लोगों के धर्म को पूछ करके और उनको जिस तरीके से निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा गया है, ये उसी तरीके का हमला है जैसा कि हमास ने इजराइल के ऊपर किया था। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आतंकवाद के ऊपर कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उसी तरीके की कार्रवाई जैसी कि इजराइल ने हमास के विरुद्ध की, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी अमेरिका में वांछित अनेक आतंकवादियों के विरुद्ध करता है। न तो ऐसी घटनाओं को भूला जाता है और न तो उसे माफ किया जाता है। और इस तरीके के अप्रोच के साथ, नेवर फॉरगेट एंड नेवर फॉरगिव की सोच के साथ ही आज का ये जो नया भारत है उसे कार्य करने की आवश्यकता है। और जिस तरीके का अभी रिस्पांस हम देख रहे हैं, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बड़ी बैठकें ली हैं और वर्तमान समय में वो जम्मू कश्मीर में पहुंच गए हैं। और जाहिर है कि ये जो इसके जो परपेट्रेटर्स हैं, जो भी आतंकियों ने इसको अंजाम दिया है, वो तो नेस्तनाबूद होंगे ही, लेकिन इनकी जड़ों पर भी प्रहार करने की आवश्यकता है। और उस प्रहार को करने के लिए हमारे पास सारे ऑप्शंस ऑन द टेबल हैं। भारत ने ऐसी कार्रवाइयां पहले भी की हैं, पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर के हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, एक एयर स्ट्राइक की, और आने वाले समय में भी ये जो ऑप्शंस हैं वो एक्सरसाइज किए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत सरकार को निसंदेह इसकी को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरीके की घटना को करने वाले जो भी आतंकी तत्व है, उसको सपोर्ट देने वाला जो स्टेट स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, उसको एक सीधा जवाब मिले, उनके ऊपर कॉस्ट इम्पोज की जाए। और मैं बिल्कुल सही हिसाब से सहमत हूँ, एक कॉस्ट इम्पोज करना इनके आकाओं के लिए जब तक नहीं होगा, तब तक इस तरह की घटनाएं करने से बाज नहीं आएंगे। और इसी वजह से मेरा मानना है कि भारत की सरकार को सारी रणनीतियों पर विचार करते हुए इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई आने वाले दिनों में करने की आवश्यकता है। बिल्कुल संजीव जी, और ये वहां तक जाकर ही अगर हम कुछ यहाँ मैसेज अगर हम देंगे, ये अपना मैसेज देने में ठीक है, अगर इनको लगता होगा कामयाब हो गए, लेकिन इनकी फजीहत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जरूर होगी कि भाई निहत्थों पर इन्होंने गोलियां चलाई है। फौज पर हमला होता तो फिर ठीक है, उसका एक अलग तरीके का जवाब होता, एक अलग तरीके का रिएक्शन होता, लेकिन देखिए चाहे फौज के साथ हो, निहत्थों के साथ हो, है तो हर कोई भारतीय और हमारा भाई और हमारी बहनें, उन पर यह हमला हुआ है। तिवारी जी, अब क्या इस पर एक्शन की अगर बात कही जाए तो क्या पाकिस्तान को एक और सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता है, एक और सर्जरी की आवश्यकता है? अब बहुत समय हो गया, लगता है वो थोड़ा सा
तबीयत खराब हो रही होगी, थोड़ा सा सर्जरी कर दी जाए। देखिए शिवम जी, सर्जरी तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान बिहेव करता है, हमें एट रेगुलर इंटरवल पर उनकी सर्जरी करते रहनी चाहिए। जब भी हम सुनते हैं कि इस सेक्टर से 4 आतंकवादी घुस गए हैं, इसका हमें इंटेल मिलता है, तो इसका काउंटर करना उस समय ही हम वहां के जो पोस्ट है उसको तबाह कर देना चाहिए, बिल्कुल, ताकि उनकी हिम्मत न पड़े। हमें प्रोएक्टिव आगे थोड़ा सा बलोचिस्तान से इंजेक्शन तो लगता रहता है, थोड़ा सा बलोचिस्तान से जो इंजेक्शन लगा है शायद उसी का दर्द निकल रहा था यहाँ पर, तो एक सर्जरी तो करनी पड़ेगी। तो वो इंजेक्शन तो सही है, हाँ। उधर से लग रहा उनको लग ही रहा, लेकिन हमारी तरफ से भी हमें टेररिस्ट और पाकिस्तान आर्मी से हमें एक कदम आगे रहना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। देखिए मैं कह रहा हूं कि जो इंटेलिजेंस का समावेश है, इंटेलिजेंस गैदरिंग के कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस है, आर्मी है, सैटेलाइट है, सब चीज का एक समावेश करके हमेशा हमें वी हैव टू बी अलर्ट पे। हमारे अंदर कॉम्प्लेसेंसी कभी भी नहीं आनी चाहिए। जैसा अभी एग्जाम्पल श्रीवास्तव जी बता रहे थे, बात सही है, जैसे इजराइल जैसा ही अटैक है, ये अटैक हम हमेशा ही उम्मीद कर सकते हैं। भले ही कहें कि जब तक एक वहां से कोई अमेरिका से प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं आएंगे तब तक अटैक नहीं होगा, उनको जब मौका मिलेगा तभी अटैक करेंगे। अब देखिए किस जगह पर अटैक किया उन्होंने, आर्मी पर, जवानों पर अटैक करना ठीक है, वो की लड़ाई की बात है, बट सिविलियंस पर अटैक करना तो बहुत ही दर्दनीय है और ये तो बिल्कुल ही कंडेम करना चाहिए। और इसके लिए तो एक ऐसा कदम उठाया ताकि इनकी हिम्मत ना पड़े। इसके लिए एक इंटेलिजेंस गैदरिंग प्लस इनके पोस्ट को तबाह करना अत्यंत आवश्यक है। इनके पोस्ट जिस पोस्ट से आ रहे हैं वो तो आइडेंटिफाई कर चुके हैं। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो न्यू स्टार्टअप्स, न्यू टेक्निक, न्यू आईआईटीएंस है, वो निकल के आए और वहां एरिया देख के ऐसी इंस्टीट्यूट, ऐसा मतलब प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स बनाए जिससे कि हम उनको कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर सके, थर्मल इमेजिंग हो या कुछ अदर इमेजिंग हो, सैटेलाइट इमेजिंग हो, जैसे हमें कांस्टेंट मॉनिटर कर सके। ये बॉर्डर इतना लंबा है कि इसके ऊपर फेंसिंग करना मुश्किल है और फेंसिंग काट के भी अंदर आ सकते हैं, लेकिन ये टेक्निकल आई से देखना, आईटी का आई से देखना और चेक करना बहुत आवश्यक है। ये 2-3 स्टेप हमें बहुत आवश्यक लेने चाहिए। एक तो अभी हम जो कदम ले रहे हैं और जो देश लेगा या सरकार लेगी वो तो बहुत ही आवश्यक है, इनको तो कुछ करना ही पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम भविष्य में ऐसा कभी ना हो, भविष्य में ऐसा कभी ना हो, उसके लिए हमें प्रोएक्टिव अप्रोच और इनसे हमें 2 कदम आगे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये तुरंत दब जाएंगे और चुप रहेंगे। बिकॉज जब तक पाकिस्तान रहेगा इस तरह की गतिविधियां हमारे देश में अवश्य होती रहेंगी। हो सकता है जब पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएं तब थोड़ी बहुत कमजोरी आ जाए। और देखिए बेसिकली तरीका क्या है, सारा इंटरनेशनल अट्रैक्शन, इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान पर थी कि परेशानी हो रही है, उसको अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने हमारे 30 और 25 सिविलियंस मार दिए। और कैसी जगह पर मारा, जहाँ टूरिस्ट सब एक्टिव है, वहां फौज होनी, वहां पुलिस होनी चाहिए, सिक्योरिटी कंसर्न होना चाहिए। ये जो हम अपने अंदर जो मोल्स है जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, बिना उनके मोल से तो ये 4 या 5 टेररिस्ट आके ये हमारे 30-50 लोगों को गोलियां तो चला नहीं सकते। तो उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें कांस्टेंट विजिल पर रहना पड़ेगा। ह्यूमन इंटेलिजेंस से जहां भी शक हो उनको लो और उनको न्यूट्रलाइज करो, ये नहीं कि उनको ऑब्जर्वेशन में रखिए। अभी देखिए कुछ एलजी अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कुछ अधिकारियों को उन्होंने निलंबित किया था, सस्पेंड किया था, ताकि उन पर शक था। बिल्कुल, ये सस्पेंड करना ही सोल्यूशन नहीं है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एग्जाम्पल सेट हो, जेएनके के पुलिस को हो या ब्यूरोक्रेसी में हो या गवर्नमेंट में हो, जो जिस तरह से ये हेल्प देने की कोशिश करते हैं। अब जिस तरह से ये आइडेंटिफाई करके हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदू गांव में घुसे हुए हैं, इन लोगों को हमें ट्रेंड करना पड़ेगा। ये सेल्फ डिफेंस में लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा, उनको एक्टिव रखना पड़ेगा ताकि ये जवाब दे सके। क्योंकि टेररिस्ट जो आएंगे 3 या 4 के ग्रुप में आएंगे, तो 4 को ग्रुप के मारने के लिए गांव का ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो मजबूत होगा। तो इस पर थोड़ा हमें लोगों में कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। तो आप ओपी तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि भाई लोकल आर्म्ड लोग वहां पर होने चाहिए, कुछ लोगों को ऐसा आइडेंटिफाई करना चाहिए, कोई तरीका ऐसे निकालना चाहिए। एक बात वो भी रखी थी कि भाई पुलिस वहां कैसे नहीं पहुंची। सोई साहब कुछ कहना चाहते हैं, पहले सोई साहब आप अपनी बात को रखिए। नहीं, जैसे जी आऊंगा। हाँ सोई साहब बिल्कुल, मैं उस चीज पे आ रहा था कि पहले ये सेल्फ डिफेंस ग्रुप बना हुआ था और 303 राइफल्स इनको दी हुई थी, और ये कई बार ताकि वो जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचे या बाकी लोग पहुंचे तब तक कुछ ना कुछ मुकाबला कर सके। शिवम जी, तो 3 नॉट से पर आपको नहीं लगता सोई साहब 3 नॉट से कुछ कर पाएंगे इतना कुछ बड़ा?
मतलब मैं मानता हूं कि वो मिलिटेंट्स के पास M4 और AK-47 है, उसका ही मुकाबला नहीं है, लेकिन खाली लाठियां या फावड़े की बजाय कम से कम उससे कुछ बेहतर है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि डबल बैरल और इस तरीके के हथियार ज्यादा सूटेबल रहेंगे, जो कि अगर क्लोज रेंज पर हो तो ज्यादा इफेक्टिव हो, ज्यादा रेंज पर। ठीक है, आप पर वापस आऊंगा। डिफेंस वाला पर्सपेक्टिव भी जरूर लेना होगा कि लोग बचाने के लिए खुद को क्या करें, लेकिन टूरिस्ट कैसे खुद को बचाएं, और लोकल अगर कुछ कर सकते तो जरूर आवश्यकता थी। अमित रैना, आप कुछ कहना चाहते थे? कश्मीर में हिंदू ही नहीं बचे हैं तो बंदूकें किसको देंगे आप? या तो आप कह रहे हैं कि जैसे टूरिस्ट श्रीनगर में लैंड करे तो उसको एक एक रिवॉल्वर, एक एक दुनालिया, अब क्या करें अमित रैना जी? मतलब ये स्थिति ऐसी हो गई कि हमें चर्चा करनी पड़ रही है। देखिए स्थिति ऐसी है कि हम इंटेलिजेंस की क्लियर रिपोर्ट है कि इस समय जो पाक कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं वो 90 के 90 तकरीबन 85 to 90% पाकिस्तानी है। और अगर वो 85 to 90% पाकिस्तानी और उनके पास इकोसिस्टम अवेलेबल है कि वो इतना बड़ा अटैक कर सके। देखिए पहलगाम LOC के पास नहीं है, पहलगाम इंटरनेशनल बॉर्डर के पास नहीं है, यानी पीर पंजाल का नेटवर्क कवर करके या कारोक्रम का नेटवर्क कवर करके अगर वो साउथ कश्मीर में इंटर करते हैं तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम अवेलेबल है। और ये इकोसिस्टम आज से नहीं, पिछले 3 साल से अवेलेबल है। आप उस सोच से लड़ रहे हैं जो मरने के लिए आया है, जो कहता है कि मेरी ये तो जिंदगी टेस्ट है, असली जिंदगी तो मरने के बाद है, मुझे शहीद होना और मुझे जन्नत चाहिए। आप उस सोच से लड़ रहे हैं, और उस सोच का जन्मदाता तो पाकिस्तान है, मगर जो उसको इकोसिस्टम अवेलेबल है आप उसको कब ध्वस्त करने वाले हैं? अगर उसके पास वो इकोसिस्टम अवेलेबल नहीं होता तो ये आज ये सब होता ही नहीं। आपने कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करके उनको मार दिया होता। देखिए पहली किलिंग नहीं है साउथ कश्मीर में। हमने पिछले साल ही एक मेजर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक DSP खोया, जो कोकरनाग में, जो बिल्कुल ही बगल में है एरिया, वहां पे साउथ कश्मीर में। और ये कंटिन्यूअस अटैक्स होते जा रहे हैं। और अब आप अगर आप सोचते हैं कि आपने स्ट्रेटेजी चेंज करी और पाकिस्तान स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करेगा तो फिर आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता है। पाकिस्तान ने 2019 के बाद अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी, उन्होंने टारगेटेड किलिंग्स शुरू करी, और टारगेटेड किलिंग्स में कश्मीर में चाहे वो गैर कश्मीरी थे, चाहे कश्मीरी पंडित थे, या वो हिंदू थे जो कश्मीर के नहीं है, उनको टारगेट किया गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि पिछले 2 साल के अगर आप फिगर्स उठाते हैं तो आप देखेंगे कि ये क्लियर केस ऑफ जिहाद है, जिसमें आपकी मैक्सिमम कैजुअलिटीज जो हैं वो आपके नॉन मुस्लिम्स हैं, वो हिंदूज हैं। तो आप इसको कैसे टारगेट करेंगे? आपको इकोसिस्टम ब्रेक करना होगा। ये आज पहलगाम में जो यात्राएं निकली हैं, कैंडल मार्च निकली हैं, ये मगरमच्छ के आंसू के अलावा कुछ नहीं है। आज आपके पॉलिटिकल इकोसिस्टम कश्मीर में आप सज्जाद लोन के साथ बैठे हैं, उस सज्जाद लोन के साथ जो मस्त गुल एक कुख्यात आतंकवादी था जो पहलगाम में ऑपरेट करता था, उसका फैमिली उसको वेलकम करता था। आज अपनी आप ही देख रहा था जुनेद मट्टू जो फॉर्मर मेयर है, जो एक समय में कश्मीर की आजादी की बात करते थे, वो आज कश्मीर में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो आप इकोसिस्टम को तोड़ नहीं रहे हैं, आप इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और जब तक आप ये करते रहेंगे अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, तब तक कश्मीर में ये सब होता रहेगा। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब आप कह रहे हैं जड़ से इलाज करना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए। और बिल्कुल ये तो आज वो वीडियो आ गई उस लेडी की जिसने बताया कि भाई मजहब पूछ के कि भाई ये मुसलमान नहीं है, इसको मार दो, तमाम चीज़ें जिस तरीके से वहाँ पर हुई, ये आज खुल्लम खुल्ला आ गया। और देखिए, और एज अ मीडिया हम ये काम करते हैं कि हम जैसा है वैसा दिखाने का प्रयास करते हैं, तथ्यों को सामने रखते हैं। अब ये देश के ऊपर है, जनता के ऊपर है, सरकारों के ऊपर है कि भाई कब आपको बड़ा एक्शन लेना है। श्रीवास्तव साहब, ये जिस तरीके से इन्होंने कहा, चाहे आप इसको इस्लामिक टेररिज्म कह लीजिए, चाहे आप इसको जिहाद का नाम ले लीजिए, वो तमाम आतंकी संगठन जो मजहब के आधार पर फलते हैं फूलते हैं, पाकिस्तान से पोषित हैं, वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ हम कर लेंगे, और वो घाटी के जो मुसलमान हैं उनको भी एक तरीके से उकसाने का काम करते हैं। जिस तरीके से मुनीर जो मौलवी की तरह बिल्कुल बात करने का प्रयास कर रहे थे कि हम अलग हैं, कश्मीर हमारी जगुलर वेन है, हम हिंदुओं से अलग हैं, वो तमाम चीज़ें, ये मैसेजिंग कब तक दी जाएगी और उसको कट ऑफ करने का क्या तरीका है? क्या वहाँ पर सरकारों के थ्रू ही चला जा सकता है, या फिर एक प्रेसिडेंट रूल की हम यहाँ पर और देख सकते हैं, या फिर किस रूल की ओर देख सकते हैं ताकि उसको अच्छे से मैनेज किया जा सके? और जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है लड़कों का, जिस तरीके से बरगलाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए कुछ तो स्टेप्स होंगे।
देखिए, अमित रैना जी ने बहुत ही गंभीर बात कही है। इसको हमें बहुत ही गंभीरता के साथ इसको समझना होगा कि ये जो आतंकी हैं, इनकी जो मानसिकता है ये धर्म युद्ध की है। ये जो आतंकी हैं, इनके जिहादी मानसिकता है, स्पष्ट रूप से ये है। और ये उसी तरीके की मानसिकता है, जब मैं फिर कहूंगा कि इस तरीके की हमास ने, जो कि 2007 से गाजा पे शासन कर रहा था, और इतने लंबे अंतराल के बावजूद भी उनकी जो मानसिकता है वैसे ही बनी रही। इजराइल के प्रति नफरत की भावना वैसे ही बनी रही। भले से इजराइल ने कितना भी उनके साथ मैनेज करने की कोशिश क्यों न की, अंत में आकर के उन्होंने 7 अक्टूबर को 2023 में हमला कर ही दिया। और उसी तरीके की जो सोच है वो पाकिस्तान के अंदर पलती है। और ये जो भी आतंकी हैं, उनके जो आका हैं, सभी के सभी जिहादी हैं। ये अन्य धर्मों के लोगों को अपना शत्रु समझते हैं। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ये जो सोच है, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, यानी धर्मों को आपस में लड़ा करके अपने अपने स्वार्थों को सिद्ध करने वाली सोच है। ये शैतानी सोच है। अगर ये शैतानिक सोच है, और इस तरीके की सोच का जो जवाब है वो 2 स्तरों पर दिया जाना चाहिए। पहला तो ये कि इन आतंकियों के अंदर जो इस तरीके की जिहादी मानसिकता के साथ काम करते हैं, इनके ऊपर काइनेटिक एक्शन होना चाहिए, मिलिट्री एक्शन होना चाहिए, हार्ड एक्शन होना चाहिए। क्योंकि ये जो है, ये ऐसे एलिमेंट्स नहीं है कि जिनको कि आप समझा बुझा लेंगे, बैठ करके डिस्कशन डिबेट के माध्यम से उनको कन्विंस कर लेंगे। ये इस तरीके के एलिमेंट्स नहीं है। इनके ऊपर हार्ड एक्शन नितांत आवश्यक है, और तभी इनके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। और मैं तिवारी सर से बिल्कुल सहमत हूं कि इनका समय समय पर इनका जो ट्रीटमेंट है वो हमें करने की आवश्यकता है। एक लंबा अंतराल हो चुका है। पिछली बार हमने जो स्ट्राइक्स की थी वो जाहिर है कि काफी सब्सटेंशियल समय बीत चुका है। और ये जो आतंकी हैं आज भी एक्टिव हैं। रैना साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, आज भी ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ज्यादातर उसमें जो पाकिस्तानी आतंकी हैं जो कि इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, वो पीर पंजाल की पहाड़ियों में, पुंछ राजौरी के जंगलों में कहीं कहीं छुपे हुए हैं। और उनको इकोसिस्टम जाहिर है कि उनके पास है, तभी वो ऑपरेट कर पा रहे हैं। देश के ऐसे जो गद्दारों की भी तलाश होनी चाहिए जो कि इन आतंकियों को शरण और संरक्षण देने का काम करते हैं। और जब तक कि इन जो ओवरग्राउंड वर्कर्स के ऊपर, स्लीपर सेल्स के ऊपर भी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इन आतंकियों का खात्मा नहीं हो सकता, इन साजिशों को रोका नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद में आगे जो महत्वपूर्ण जो बात यह है कि इसकी जो जड़ है, उसकी जो जड़ें हैं, उसके ऊपर हमें समय समय पर उसका ट्रीटमेंट करना होगा। ये जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के जो आतंक परस्त हुक्मरान हैं, वहां के जो आतंक के आका है, वो सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। और ये जो भाषा जो अप्रोच है वो भारत को समय समय पर दिखाते रहना होगा। आज फिर से जब उन्होंने इतनी बड़ी कायराना हरकत की है, तो ऐसी एक कार्रवाई करने का समय आ चुका है। और मेरा ऐसा मानना है और विश्वास है कि भारत सरकार इस पूरी घटना को रिस्पॉन्ड करेगी और इन आतंकियों को माकूल जवाब देगी। पाकिस्तान के जो आतंकी आकाओं को और उनके संरक्षण देने वालों को भी माकूल जवाब देगी। ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये जिस तरीके से आपने बताया, और जो कि बार बार हमारे इस डिस्कशन में बात निकलकर सामने आ रही है कि लोकल सपोर्ट जिस तरीके से मिलता है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट अगर हमारे सामने है, ये सब कुछ है। सोई साहब, अगर हमारे पास इतनी जानकारी है तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इतने कंप्लेसेंट क्यों हो गए हैं? इतने आराम से हम क्यों बैठे हुए हैं? हमें क्या लगता है सब कुछ ठीक हो गया और कश्मीर जन्नत बन चुकी है? बिल्कुल शिवम, शायद यही जो बात है, यही धोखा हुआ है। क्योंकि यही कारण है कि अगर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे, 28 लोग कैसे मारे गए? क्योंकि जबकि लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी अगर हम बात करते हैं कि पुलिस है, सीआरपीएफ है, फिर आर्मी है, आर्मी ऊपर पहाड़ियों के ऊपर है, उसके नीचे सीआरपीएफ बीएसएफ रहता है, उसके नीचे लोकल जो इलाके, टूरिस्ट इलाका है, इतने लोग आ रहे हैं, तो वहां पर चेक पोस्ट बने हुए, दुनिया भर की पुलिस है। क्या इतनी देर तक वो गोलियां चलाते रहे, इतने लोगों को धर्म पूछ के मारते रहे और कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं हो पाया, वो खुलेआम जंगलों में भाग गए? तो यहाँ पर यही कारण है शायद कि अमित शाह जो गए, होम मिनिस्टर गए, तुरंत ही सबको काम धंधा छोड़ के श्रीनगर में, भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या, और ये हुआ कैसे, कहाँ इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, कहाँ ऑन ग्राउंड फेलियर हुआ, किस प्रकार से इतने लोग मारे गए? क्योंकि अगर ये इतनी जो किलिंग है, 27 28 लोग मारे गए हैं, तो एक बहुत बड़ा झटका है जो पीस प्रोसेस को, एक जो इमेज कश्मीर की बनी है उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। आज अगर वहां पे होटल फुल है, ऑन बोर्ड फुल है, फ्लाइट फुल है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका हो जाएगा। जो आज तक जितना काम हुआ बहुत पीछे हो जाएगा। वो बात अलग है शिवम जी कि सिक्योरिटी फोर्सेस शायद 100 बार सक्सेसफुल हो, लेकिन मिलिटेंट को एक बार सक्सेसफुल होने से उसको ये सब लाइमलाइट मिल जाती है। आज सभी टीवी चैनल्स इस खबर को कवर कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में गुस्से का माहौल बना हुआ है
और जिस प्रकार से एक चीज हाईलाइट हो गई है, जेडी वैंस ने भी कहा है, सऊदी अरेबिया में प्रधानमंत्री के, वहां पे मिडिल ईस्ट में खबर है, दुनिया में है। तो ये बात देखते हुए यही मिल्टन चाहते कि वो किस प्रकार से मीडिया में ज्यादा से ज्यादा आए और एक खौफ फैलाएं। टीआरएफ ने अपना कर दिया कि जिम्मेदारी ले ली कि हाँ हमने किया, क्योंकि वो सोशल मीडिया में भी एक्टिव है। उनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा डर फैलाओ। यहाँ पर जैसे बाकी स्पीकर से भी कहा और मैं भी ये कहता हूँ कि सबसे पहले जो ये इनके पीछे जंगलों में भागने से ठीक है, इनको तो खत्म कर देंगे, कोई वो नहीं है, लेकिन जो इनको भेज रहा है, जो इनको पैसे दे रहा है, जो उनको मोटिवेट कर रहा है, जो उनको ट्रेनिंग दे रहा है, उसको कीमत चुकानी चाहिए। ठीक, उसको पता चलना चाहिए कि भैया ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वो भारत नहीं है, इस तरह से नहीं चलेगा कि हमारे हाथ जब मर्जी मार के चले जाओ और हम निंदा करते रहे, क्या खाली बालाकोट के बाद कुछ नहीं किया। करना चाहिए, एक पता चलना चाहिए उन्हें, ये बात बहुत जरूरी है। और शायद आज जो अमित शाह वहां गए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा। अब कितना होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये समय बताएगा। बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल समय बताएगा। और जैसे आकाओं तक पहुंचने की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आकाओं तक पहुंचने की अगर बात करें तो टीआरएफ जो जिम्मेदारी ले रहा है, इतना हवा में टीआरएफ जो इस वक्त उड़ता हुआ खुद को महसूस कर रहा होगा, देखिए हमने वो फतेह हासिल कर दी, वो कामयाबी हासिल कर दी। तो अब मैं कहता हूं कि जो एक टारगेट हमने नक्सलवाद के लिए रखा है मार्च 2026 का, उससे पहले मुझे लगता है या उससे थोड़ा एक साल बाद ही आगे पीछे हमें एक टारगेट और भी रखना चाहिए कि भाई टेररिज्म भी हमें खत्म करना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा वहाँ पर ना केवल मैन पावर, रिसोर्सेज, वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा और हमारा टाइम, हर चीज़ वहाँ पर बर्बाद हो रहा है। और जितने पाकिस्तानी गेस्ट कभी आते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं आपने इतनी लाखों की फ़ौज वहाँ पर रखी हुई है, तो ये हमारी मजबूरी है, वहाँ पर हमें रखना पड़ता है। लेकिन ओपी तिवारी साहब, आप ये बताइए, अब जैसे उनके नेटवर्क के अंदर तक जाना अगर हम प्रयास करें तो हमें पाकिस्तान में एक तरीके से तबाही मचानी पड़ेगी, या पाकिस्तान में घुसना पड़ेगा, या फिर वहां से अंदर से ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जवाब अब नहीं दिया तो फिर वो तो उनको और मजबूत कर देगा और वो उसकी जड़ें जहां तक जाती है तो पाकिस्तानी फौज तक जाती होंगी। इस बात से मैं सहमत हूँ। ये देखिए, टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैसे हिजबुल्लाह था, हमास था, हूती था, इनका कोई फंडिंग है, लेकिन ये जो पाकिस्तान के जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो खाली एक कश्मीर सेंट्रिक है। ये एक्चुअली ये पाकिस्तान आर्मी का एक्सटेंशन काउंटर है ये। अब इतनी दूर तक अंदर आके इस तरीके का अंजाम दे सकते हैं, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और मिलिट्री बेयरिंग चाहिए। इसमें मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि जब ये 4-5 टेररिस्ट थे उसमें पाकिस्तान आर्मी के भी कुछ लोग हों, आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के कुछ लोग हों, बिल्कुल, और अच्छी तरीके से ट्रेन थे। नाम टीआरएफ का उसके डिस्गाइज में आके अटैक कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी को काउंटर कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी जो है पर्टिकुलरली, और उनकी जो पॉलिटिकल लीडर्स उनके कंट्रोल में तो है नहीं, तो जो आर्मी चाहती है वही करती है। अब देखिए, उनके जनरल साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया था, एक इंडिकेशन दे दिया था कि हम कुछ करने वाले हैं। तो हमें इनकी बातों को, इनके इकोसिस्टम को, जैसे रैना साहब बता रहे थे, हमें इनसे 4 कदम आगे रहना पड़ेगा। जब तक हम सोचेंगे नहीं कि हमने डेवलप कर दिया, लोग खुश हो गए, ओके, लोग खुश हैं, इनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, बस कुछ डिसग्रंटल एलिमेंट इनके बीच में हैं जो उनको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, पैसे के लालच में, किसी के लालच में, वो पुलिस में हो, जेएनके पुलिस में हो, जेएनके गवर्नमेंट में हो, सरकार में हो, या अदर जगह। अब देखिए, जैसा हिंदू डोमिनेटेड एरिया में भी ये लोग आ गए थे। हम जब बात कर रहे थे सेल्फ डिफेंस डेवलप करने के लिए, तो पाकिस्तान, लेकिन जहां पर इन्होंने कैसे पैटर्न चेंज किया है कि सदर्न कश्मीर में आके घुसे हुए हैं, तो वहां पर जो हिंदू डोमिनेटेड एरिया है उनको हमें मजबूत करना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस जनरेट करना पड़ेगा। और वक्त वक्त पर जितने भी पोस्ट है जहां से ज्यादा खतरा होता है उनको हमें पहले बीच बीच में डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। हमें भी डोंट हैव टू गो क्रॉस एंड जाके उनको डिस्ट्रॉय करना है, बल्कि इनकी पोस्ट को तबाह करते रहो बीच बीच में। जहां भी कोई शक हो, जहां भी एक हमारे जो ड्रोन्स हैं, ये 24 आवर्स वॉच चाहिए, हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और हमारे साइंटिस्ट है जो नया इनोवेटिव आइडिया लगा के कर सकते हैं, जाके इस बॉर्डर को मॉनिटर कर सके और अपने आप को सुरक्षित रख सके। और इन टेररिस्ट, और टेररिस्ट तो मैं कहूंगा नहीं, पाकिस्तान आर्मी से हमें 3 कदम आगे होना चाहिए। अब बिना हिचक उनको, आर्मी को, उनके पोस्ट डिस्ट्रॉय करते रहने चाहिए जहां से भी डर हो। इना के हम वेट करें, ये अंदर आए, हम फिर उनको ढूंढना शुरू करें। अभी जो रिएक्शन होगा, होम मिनिस्टर गए हैं, बहुत ही मुश्किल अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी नौबत तो आनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान से तो हम बहुत मजबूत हैं, क्यों नौबत आनी चाहिए? इसका मतलब डेफिनेटली हम जो सोचते हैं कि डेवलपमेंट हो गया, हम रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे आप कह रहे थे, कॉम्प्लेक्सिटी सेट्स इन,
ये कॉम्प्लेसेंट होने का चांस ही नहीं है। यू कैन नॉट गेट कॉम्प्लेसेंट। बिल्कुल। एंड तीनों बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आर्मी हो, ये सब का एक बहुत तगड़ा समावेश होना चाहिए। इंटेलिजेंस से लेकर है और उनमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए और बिल्कुल। एक प्रॉपर लीडरशिप हायरार्की में काम होना चाहिए, तभी जाके हम इस आतंकवाद और पाकिस्तान ठीक। आर्मी की जो भी ये गलत नीतियां हैं ठीक। जिससे हमें परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, उनको हम बंद कर पाए। ठीक है, ठीक है। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं 2 मिनट के लिए आपको यहां पर रोक रहा हूं। ऑफिशियल आंकड़े हम लगातार यहां पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी जगह पर आपको आंकड़े थोड़े अलग भी नजर आए, लेकिन ये ऑफिशियल हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ी है, 16 लोगों की मौत की पुष्टि अब यहां पर हुई है, 14 के घायल होने की खबर सामने आ रही है, 16 की मौत की आधिकारिक पुष्टि हुई है। अब आतंकियों ने एक आईबी अधिकारी को भी मारा, ये बड़ी खबर आपको बता दें। हैदराबाद के आईबी अधिकारी को आतंकियों ने मारा, तो आप ये सोचिए, हैदराबाद से आए आईबी के अधिकारी तक को मारा गया है, तो ये अगर रेकी नहीं है तो क्या है? ये सारी चीजें अगर प्लानिंग नहीं है तो क्या है? ये बहुत प्री प्लान्ड था। ये इस ओर इशारा करता है कि कैसे ये सब कुछ प्लान करके किया गया था। रैना साहब, बाकी मैं डिफेंस पर्सपेक्टिव उन लोगों से लेता रहूंगा, उसमें मुझे ये भी पूछना है आगे चल के कि भाई अब सेना के जो कंप्लेसेंट जो चाहे फौज में थे चाहे पुलिस में थे, उस पर क्या कार्रवाई होगी, वो एक अलग प्रश्न रहेगा। लेकिन आपने जो मुद्दा यहाँ पर उठाया है कि भाई जो जड़ है, जो मामला है, वो बिल्कुल क्लियर है। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान कौन सा पाकिस्तान है, वो है भी तो भारत का हिस्सा ही। बांग्लादेश भी कौन सा बांग्लादेश है, वो भी भारत का हिस्सा है। ये आने वाले समय में एक लंबा इलाज तो यही है कि भाई ये जो हिस्से हमारे अलग थे वो वापस ले लिए जाएं। अगर वापस भी ले लिया जाए तो उसके बाद भी क्या कार्रवाई हमारे तरफ से क्या किया जाना चाहिए ताकि वहां पर शांति बनाए रखी जाए? कुछ तो एक ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए। एज अ कश्मीरी पंडित अगर कोई व्यक्ति सोचता हो, वापस जाने की सोचता हो, घाटी में अगर एक तरीके से आतंकवाद का सफाया भी कर दिया जाए, लास्ट आतंकी तक को गोली मार के उसको जहन्नुम पहुंचा दिया जाए, फिर भी आपको लगता है क्या चीजें अच्छी हो जाएंगी? नहीं, देखिए, बात आतंकवाद की नहीं है, बात किसी एक फिजिकल बॉडी की नहीं है, बात एक सोच की है। और ये 1400 साल पुरानी सोच है जिसमें निरंतर आपको इंसान समझा ही नहीं जाता है, आप मानवता के दायरे में आते ही नहीं है, तो इसलिए आपका मारना एक वाजिबे कत्ल है। अब जहां तक बात आती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान में जो टेरर ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीनों, सैयद सलाउद्दीन का हिजबुल मुजाहिदीनों और टीआरएफ, जो भी ये टेरर ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं, इन सब का जो फाउंटेन हेड है, इन सब का जो सोर्स है, वो पाकिस्तान आर्मी है। और जब तक आप पाकिस्तान आर्मी पे एक कॉस्ट इन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं, तब तक ये कंटिन्यू होता रहेगा। अब ये कॉस्ट कैसे इन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसके बहुत तरीके हैं। इसके तरीके हैं कि जैसे तिवारी जी कह रहे थे कि आप एलओसी पे इतना कॉस्ट बढ़ाइए कि उनके बैरक्स उड़ जाएं, वो अगली बार कुछ करने से पहले कांपे। इसके अलावा कैसे आप उनके जनरल्स के, उन फौजियों के सर काट के पाकिस्तान को गिफ्ट कर सके कि वो जो उनके फौज में जो अफसर हैं वो ऐसी बात सोचने से भी पहले डरे कि वापस हिंदुस्तान का रिएक्शन क्या होगा। बिल्कुल। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि जो आज आप गाजा में देख रहे हैं, जो आप इजराइल में देख रहे हैं, वो इतनी लाशों के बावजूद भी नहीं रुक रहे हैं। इतनी क्योंकि एक सोच जो है, इस सोच को आप जब तक नहीं खत्म करते हैं, इस सोच का जो लीडरशिप है, जो इस सोच को बढ़ा रहा है, जब तक आप हमास के लीडर्स को खत्म नहीं करते हैं, जब तक आप पाकिस्तान आर्मी के जो जनरल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जब तक आप उनमें डर का माहौल पैदा नहीं करेंगे, तब तक कश्मीर में समस्या सुलझने वाली नहीं है। आप इसको बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, पिछले 5 साल से आपने बिल्कुल अच्छी तरह से कंट्रोल किया हुआ है, मगर आज आपकी 5 साल की मेहनत बिल्कुल जाया हो गई, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे जब तक पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी जो डीप स्टेट है, जब तक वो एग्जिस्ट करती है, वो अपने सर्वाइवर के लिए कश्मीर का मुद्दा हमेशा जिंदा रखेगी। और आपको इंश्योर करना है कि वो ये खत्म हो सके, ये जो कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान आर्मी लेकर अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करती है, वो उनमें वैसा डर आए कि दोबारा कश्मीर के बारे में ना सोचे। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए। एक सोई साहब, एक रिएक्शन मुझे आपसे ये भी लेना है। गलती हुई, गलती की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है उन पर एक्शन होना चाहिए। जब आप सर्व करते थे और जब आपने ये देखा या अभी भी आप ऑब्जर्व करते हैं, जब ऐसी कोई घटना घटती है तो इसमें इंटरनल एक्शन किस तरीके से होता है, चाहे वो आपकी फोर्सेस हों,
चाहे आपका आर्मी कह लीजिए, चाहे पैरामिलिट्री कह लीजिए, या फिर इवन पुलिस में अगर एक्शन कुछ नहीं होगा, एक सबक उनको भी तो सिखाना पड़ेगा कि भाई आपने कैसे यहाँ पर कोताही बरती, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया, आप इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ। तो इंटरनल इंक्वायरी, ये तमाम चीजें कुछ तो हो, क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल शिवम जी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब इतनी जाने जाती हैं तो क्या फेलियर है, क्या उसका आगे क्या लेसन लिए जा सकते हैं। मैं ये कहूँगा फेलियर है उनसे आगे, ताकि इस चीज का रेपिटेशन ना हो या इससे कोई बड़ी घटना ना हो जाए। तो इसके ऊपर डेफिनेटली एक थॉरो इंक्वायरी बैठेगी, और जब अमित शाह खुद वहां गए हैं तो एक एक चीज का जायजा लेंगे, पता करेंगे क्या घटनाक्रम किस प्रकार हुआ, उसके पहले क्या इंटेलिजेंस खबरें आई, किस प्रकार से बिल्डअप हुआ, कहाँ से आए, और वहां पे आसपास क्या क्या ट्रूप डिप्लॉयड थे, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा। तो ये सब बातों की जांच होगी, वाकई में अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है या कहीं चूक है, या कहीं पे मिलिटेंट्स के द्वारा इन्फिल्ट्रेट किया गया है कुछ इलाकों में कि भैया ये उनके सिंपैथाइजर या उनके सपोर्टर बैठे हुए कहीं पर, तो उनके ऊपर कार्रवाई होना बड़ा जरूरी है, चाहे वो स्लीपर सेल हो, सिविल में हो या पुलिस में हो। हालांकि मैं ये कहूंगा कि जे.एंड.के पुलिस है काफी अच्छा काम कर रही है, और फौज के साथ मिलकर जो इनके एसओजी ग्रुप है, छोटी छोटी टीम जाती हैं, वो बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन अंजाम देती हैं। और एक बात मैं और ये कहना चाहूंगा, मैं जो भी तिवारी सर जो कह रहे थे वो चीज से मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। मैं भी यही करता था कि जब कभी हमारे साइड में कश्मीर में मेरे साथ पोस्टिंग रहे, कोई रॉकेट वॉकेट फायर होता था तो जंगल में उनके पीछे भागने के बजाय हम पाकिस्तान की पोस्ट को उड़ा देते थे। वो कहते भैया क्या हो गया, हमने क्या किया, कहते भैया पीछे रॉकेट अटैक हुआ है, तो इसका तुमको ये आगे से होगा तो इसका खामियाजा आप लोग भुगतोगे। तो यही फिलॉसफी आज मैं चाह रहा हूँ कि ये जंगल बैशिंग तो जो इनको तो खत्म करेंगे, लेकिन इसका खामियाजा पाकिस्तान की फौज और उनके जो ट्रेनर हैं या उनके मोटिवेटर हैं उनको भुगतना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो दर्द जो है वहां तक पहुंचेगा नहीं तो वो दर्द महसूस वो करेंगे कैसे। लेकिन एक एक्शन की बात जिस तरीके से, संजीव जी, अब इंटरनेशनली भारत के पास एक और बात दिखाने को हो गई कि भाई बिल्कुल टेररिज्म वहां पर है, और वो फिर पाकिस्तान जो आएगा अपना वही पुराना रोना शुरू कर देगा, देखिए हम तो खुद आतंकवाद से परेशान हैं। लेकिन कभी भी सिविलियंस पर इस तरीके से अटैक किया जाना, और ये ट्रेंड जो टीआरएफ इख्तियार कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं फौज पर अटैक करूंगा तो शायद मेरा बचपाना और उतनी कैजुअलिटी में नहीं कर पाऊंगा कि वहां से एक गोली मारेंगे तो 50 वहां से गोलियां आएंगी। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को समझते हुए इसको टैकल करना, और इसको इंटरनेशनली इसको भारत को भी अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कोई बड़ा रिएक्शन लेते हैं तो उसको जस्टिफाई भी तो हमें करना है। बिल्कुल, बड़ा जो हम जब बड़ी बातें करते हैं तो उसके अनुसार ही एक्शंस को हमको लेकर के दिखाना होगा। जब हम कहते हैं कि हम आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के अप्रोच पर चलते हैं, तो वो जीरो टॉलरेंस दिखना चाहिए, और जो ऐसी घटनाएं होती हैं उसका जो रिस्पॉन्स है वो अवश्य मिलना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि हमारे अपने राष्ट्र में अब इस तरीके के बदलाव को भी लाने की आवश्यकता है कि जो आतंकियों के द्वारा जो भी घटनाएं की जाती हैं, चाहे वो छोटी घटनाएं हो, कोई भी बड़ी घटना हो, जाहिर है कि उन सभी की जो मेमोरी है हमारी बहुत लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए, और उसका जो परस्यूट है, जो ऐसे आतंकियों का जो हॉट परस्यूट है, वो कंसिस्टेंट तरीके से हमें करना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल से हम ये सबक ले सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में चाहे कितना भी लंबा समय क्यों न लगा हो, अमेरिका ने अपने जो परस्यूट को नहीं छोड़ा, और अंत में उसको ढेर के उसने दम लिया। और दूसरा जो आतंकी था, अबू बकर अल बगदादी हो या ऐमान अल जवाहिरी हो, या उसी तरीके से आप देखिए तो अल कायदा की जो टॉप लीडरशिप को अमेरिका ने लगातार एक कंसिस्टेंट तरीके से अपने ड्रोन ऑपरेशंस के माध्यम से उनको एलिमिनेट किया। आज भी अमेरिका को यदि कोई एक हाई वैल्यू टारगेट मिल जाता है जिसने कि अमेरिका के विरुद्ध बड़ी साजिशें रची हैं, तो जाहिर है कि अमेरिका उसे बख्शता नहीं है, भले से वो पीस पीरियड ही क्यों न चल रहा हो, भले से शांति काल ही क्यों न चल रहा हो, भले से कोई आपातकालीन स्थिति ना हो, युद्ध ना चल रहा हो, लेकिन अमेरिका ऐसे हाई वैल्यू टारगेट्स को बख्शता नहीं है, उन्हें टारगेट जैसे उसी तरीके से अमेरिका उतना शक्तिशाली है भी, तो स्थिति में है भी, लेकिन एक बात आपकी सही है कि भाई अमेरिका कभी छोड़ता नहीं है। चाहे ओसामा बिन लादेन की बात क्यों ना की जाए, वो भी तो वहीं पर मौजूद था। सोचिए पाकिस्तान में ये जो बदलाव है, हमें अपनी मानसिकता में हमारी जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है उसमें इसको डाल ही लेना होगा, पूरी तरीके से आत्मसात कर लेना होगा कि हम आतंकियों को न तो भूलेंगे और न उन्हें माफ करेंगे,
और उन्हें जस्टिस तक जरूर पहुंचाएंगे। अमेरिका के जितने भी लीडर्स को आप देख लीजिए, सभी राष्ट्रपतियों ने लगातार इस बात को मेंटेन करते हैं, यदि आपने अमेरिका के खिलाफ कोई अपराध किया है तो चाहे वो कितना भी लंबा समय क्यों न लगे, हम आपको ढूंढेंगे, आपको नेस्तनाबूद करेंगे। ये जो जिहादी इस तरीके की आतंकी सोच रखने वाले यदि इतने लंबे समय से अपने अंदर इस तरह विचार रख सकते हैं, तो उनका रिस्पांस यही है कि हमारी भी मेमोरी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए और हमारा भी रिस्पांस कंसिस्टेंट होना चाहिए। इनके ऊपर लगातार प्रेशर बना के रखने की आवश्यकता है, इनके ऊपर लगातार कार्रवाई को करने की आवश्यकता है। कंप्लेसेंसी को तो हमें भूल ही जाना चाहिए और ये जाहिर है कि इस तरीके के बदलाव हमारे अपनी रणनीतिक जो कल्चर है, स्ट्रेटेजिक कल्चर है, उसमें आज लाने की आवश्यकता है। और ये बदलाव अगर आता है तो मेरा ऐसा मानना है, मैं इसमें एक अवश्य तारीफ करना चाहूंगा कि आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, 2014 के बाद से हमने देखा है कि आतंकवाद के विरुद्ध ये सरकार बहुत ही कठोर कार्रवाई करती है और लगातार हमने इस तरह की कार्रवाई को किया है और उसका परिणाम शिवम जी ये हुआ है कि आतंक की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। पहले आप देखिए, अगर आप लेकिन एक ही बार जिस तरीके से सोई साहब ने कहा, उनको एक आध बार ही सक्सेसफुल होना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूंगा पूरी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने हर जगह कंप्लेसेंसी दिखाई होगी, कोई ना कोई लूप होल रहता है। वो इतने लोकल ओवरग्राउंड वर्कर्स हर चीज का इस्तेमाल करते हैं, लोकल सपोर्ट जिस तरीके से अमित रैना भी बताते हैं कि भाई ये सोच जो है, एक बात मैं कहना चाहूंगा, यदि उन्हें आज ये सफलता मिल ही गई है तो हमें हमारी सफलता ये होगी कि उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए और ये मुद्दा बनाया जाए, जस्टिस तक पहुंचाया जाए और इस मेमोरी को हमें भूलना नहीं है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, हमें इसको 6 महीने बाद भी डिस्कस करना होगा कि पहलगाम में उन्होंने आज के दिन ये किया था। 1 साल के बाद भी इसे डिस्कस करना होगा और जब तक ये अंजाम तक नहीं पहुंच जाते तब तक इनको परस्यूट इनका करना होगा और इनके ऊपर कॉस्ट इंपोज करने के प्रयास करने होंगे। तो ये मेरा ऐसा मानना है, इस तरीके की सोच, एक बहुत ही डिटरमिन्ड सोच जब तक नहीं आती है तब तक आतंकवाद की जो चुनौती है, जो कि एक बहुत ही गंभीर चुनौती है और एक सोच है, मैं मानता हूं, और उस सोच को टारगेट करने के लिए हमें अपने जो डिटर्मिनेशन को, अब संकल्प को और गहरा करना होगा। और दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि काइनेटिक एक्शन तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ इन आतंकियों को विचारात्मक तौर पर आइसोलेट करने के लिए भी डी-रेडिकलाइजेशन इत्यादि और जो डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन की हम जब बात करते हैं, चाहे कलम हो चाहे बंदूक हो, करने की आवश्यकता, चाहे कलम हो चाहे बंदूक हो, दोनों अब यहाँ पर एक्टिव करनी पड़ेंगी और आपको चाहे मीडिया सपोर्ट चाहिए, वो इक्वली करना पड़ेगा, एक साथ चलना पड़ेगा। रैना साहब, आप अपनी बात को यहाँ पर रखना चाहते हैं, आप अपनी बात को रखिए। और दूसरा, भारत को इजराइल बनना पड़ेगा क्या? अब वो वक्त आ चुका है। बिल्कुल बनना पड़ेगा। देखिए 1993 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट, सोच समझकर हम रिएक्ट करेंगे। ठीक है। पार्लियामेंट अटैक, सोच समझकर हम रिएक्ट करेंगे। 26/11 सोच समझकर हम रिएक्ट करेंगे। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट, सोच समझकर हम रिएक्ट करेंगे। कश्मीर में आज 5 लाख लोग बेघर हो गए, सोच समझकर हम रिएक्ट करेंगे। पठानकोट अटैक, सोच समझकर हम रिएक्ट करेंगे। आज 30 लोग मारे गए, सोच समझकर हम रिएक्ट करेंगे। इस सोच समझ के रिएक्ट के चक्कर में हमने 35 साल से रिएक्ट ही नहीं करना किया है। समस्या ये है कि जब तक आप सोचते हैं, समझते हैं, तब तक आप कुछ करने की क्षमता ही भूल जाते हैं। तो कई बार आपको इंस्टेंट रिएक्ट करना पड़ता है और आपके दुश्मन को ये डर रहना चाहिए कि अगर मैंने ये किया तो इंस्टेंट रिएक्शन आएगा। नहीं तो उसको पता है कड़ी निंदा और सोच समझ के रिएक्ट करने में कुछ नहीं होने वाला है। आपको परस्यू करना है और वो इमीडिएटली करना है, वो तभी ये होता है। बिल्कुल। और कड़ी निंदा तो अब वो दौर भी, मुझे लगता है राणा साहब, वो दौर भी अब चला गया है और जनता भी बिल्कुल उसको देखती है तो वो हंसी उड़ाती है जब कहा जाता है केवल कड़ी निंदा की जा रही है। अब जनता भी मांगती है इसमें एक्शन क्या हो रहा है और इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है। ओपी तिवारी जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ओपी तिवारी जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, उनसे भी हमने उनकी राय जो है वो रखी। लेकिन सोई साहब भी हमारे साथ इस वक्त हैं। ओपी तिवारी जी का नेटवर्क बार बार यहाँ पर जा रहा है। सोई साहब, एक शॉर्ट में बताइए प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? अमित रैना के मन में जो गुस्सा है, जो क्रोध है, जो दर्द है, वो और इशारा कर रहा है कि आप वेट करते रहेंगे, उनको टाइम देते रहेंगे। अचानक हमला, सरप्राइज एलिमेंट रहता है, वो चाहे आपकी पड़ोसी से लड़ाई हो या फिर 2 देशों की लड़ाई हो, लेकिन इमीडिएट रिएक्शन कुछ तो होना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जो इमीडिएट रिएक्शन कई बार चाहे कोई कम भी हो लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें मैं इसी से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। यहाँ पे 2 चीजें होंगी।
एक तो ये है कि इनको जो जिन्होंने आतंकवादी जिन्होंने अंजाम दिया जी। है उनको खत्म करना, जी। जिसके लिए ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं, तो ये तो इमीडिएट हो गया। ठीक। दूसरा, जो इनको जिन्होंने भेजा है पाक, जो पाकिस्तानी सेना और जो पाकिस्तान के आईएसआई जो उनके आका हैं और जो एलईटी, उनके साथ क्या किया था, उसमें थोड़ा सा डेलिब्रेशन चाहिए होगा। तो दोनों चीजें हैं। मैं ये मानता हूं कि जल्दी एक्शन हो, लेकिन एक्शन इफेक्टिव देर, मतलब ये नहीं कि 6 महीने लगे, वो एक्शन नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, ये टाइम के अंदर अंदर हो, क्योंकि एक बार बात पुरानी हो गई जी। तो बात पुरानी हो गई, ठंडे बस्ते में चली जाती है। मैं इस चीज से पूरी तरह से मानता हूँ, लेकिन इमीडिएट एक्शन इनके खिलाफ और थोड़ा सा डेलिब्रेट एक्शन उनके खिलाफ, ताकि हमें कोई कोलैटरल डैमेज यहाँ पर ना हो, ये भी सोच एक तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद अमित राणा, जिस तरीके से आपने अपनी बात को रखा। श्रीवास्तव जी, आपका